अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ मुल्क में सियासी हमआहंगी और अहम मुआशी फैसलों के लिए सबको साथ मिलकर चलने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात और मसाइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले मुबैना हाथ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आलमी सतह पर भी उस वक्त बड़ा धचका लगा जब अमरीकी साजिश के बयानिए को उस मुबैना साजिश के मरकजी किरदार डोनाल्ड लू ने भी साफ झूठ करार दे दिया, जो कि डोनाल्ड लू ने अपने बयान में अपने मनसब के ऐन मुताबिक भरपूर सिफारतकारी का इस्तेमाल किया। साइफर पर तहरीक इंसाफ की तो इंतखाबी बेज़ाब्ती पर हुकूमत की जो है उसने सारा जो मौक़िफ़ था उसको गलत साबित कर दिया और इसी अहम ब्रीफिंग की बुनियाद पर हर कैंप अपनी अपनी मर्जी का मवाद लेकर अपने मुखालिफ को ज़ेर करने की कोशिश में है। तहरीक इंसाफ साइफर मामले पर साबिक सफ़ीर असद मजीद से इंक्वायरी पर बज़िद है तो हुकूमत इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रही है। ऐसे में अंदरूनी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का इम्कान और ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि आज एक बार फिर अदालती अहकाम के बावजूद बानीचे में तहरीक इंसाफ की ऑनलाइन मुलाकात कराने से भी इनकार कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के दौरान सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूज में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं है, चुनांचे इनसे मुलाकात नहीं करवा सकते। उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने दरियाफ्त किया कि मीडिया में तो हमने देखा कि मरियम नवाज पंजाब में उन्होंने कहा कोर्ट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान कर रही है। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोर्ट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। इस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत को लिख दिया है। जैसे सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जेल से जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। सरदार एजाज इसाक का कहना था कि जब एक जगह लिखा हुआ कागज़ हो और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक हो तो दूसरी तरफ उनके घर वालों और उसके कैरियर को ख़तरा है। जब तक 200 से 300 एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ कोई बात बैठकर दिखावा कर रहे हैं क्या। इस मौका पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। अडयाला के अलावा दीगर 3 जेलों में भी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि आपको जेल में ज़्यादा खतरा है। कल परसों इतना बड़ा एक मार्च या परेड होने जा रही है, उसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज़ उड़ेंगे, लोग उनको देखने आएंगे, उन्हें कहा वहाँ थ्रेट नहीं होगी। इस बात ने मुझे नेक नियति इस बात में मुझे नज़र नहीं आई, बल्कि उन्होंने कहा जी कि थ्रेट है और यहाँ यानी कि अडयाला जेल में थ्रेट है, यहाँ थ्रेट नहीं है। इस पर स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने कहा कि कोर्ट लखपत की पेशरफ्त के बाद अब हमने ये हिदायत लेंगे। बाद अदालत ने केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। कानूनी महाज पर मुश्किलात में फंसी तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर भी मुफाहमत और मुजामत के बीच में झूल रही है। हाल ही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सियासी इस्तेहकाम और मुफाहमत की जो उम्मीद पैदा हुई थी वो एक बार फिर मांद पड़ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर अली बिन गंडापुर के बाकी वज़राए आला के साथ अस्करी क़यादत की मौजूदगी में हुकूमत की सियासी और मुआशी टीम से तफसीली मुलाकात के बाद आज फिर उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूंगा। मैं सुबह की बात करूंगा उससे। ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की वोट ना हो। और दूसरी जानब अली बिन गंडापुर इससे पहले क्या कहते रहे हैं शहबाज शरीफ के बारे में, जब वो लास्ट टाइम उनसे मिलकर आए थे, जरा आपको ये भी सुनाते हैं। पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई, बड़ा पॉजिटिव रहा, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। ऐसे में आम सवाल यह है कि क्या वफाक वज़ीर आला के केपी जो है उनके सूबे से मुतल्लिक़ मुतालबात को संजीदगी से लेगा। दूसरी जानिब खुद वज़ीर आला के अपने सूबे में सियासी और आइनी बहरान खड़ा हो रहा है, जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज असम्बली का इजलास बुलाए जाने के बावजूद इजलास जो है वो मुनक्कद नहीं हुआ, जिसके बाद अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करने का फैसला कर दिया। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जो सामने आया उसमें धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जलसों का इनेकाद भी किया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहला जलसा जो है वो 30 तारीख को करने का फैसला किया गया है। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम अपने कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एक तरफ आपकी पार्टी जो है वो बड़ी कानून की अलमबरदारी की दावेदार है, आप लोग अदालतों के बड़ी एहतराम की बात करते हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट जो है वो एक फैसला दे चुकी है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आप उस फैसले के खिलाफ इजलास जो है वो केपी असम्बली का नहीं बुला रहे हल्फ बर्दारी के लिए, जो मिल रही है रिजर्व सीटें मुख्तलिफ अरकान को। गवर्नर केपी ने इजलास बुलाया, आपने आज असम्बली को ताले डाल दिए।
देखें, गवर्नर बुला नहीं सकते हैं। हमने आइन और कानून के तहत ही चलना है। गवर्नर बगैर चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के और बगैर चीफ मिनिस्टर के तकाजे के वो गवर्नर साहब नहीं कर सकते। या फिर जो है एक अददी तादाद मुतय्यन है या वो रिक्विजिशन की जाए, वो उनके पास ना अददी तादाद है ना किसी ने वो रिक्विजिशन किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब किया नहीं है, इसलिए गवर्नर साहब जो है कोई बादशाह सलामत नहीं है कि वो आइन और कानून से मावरा कोई जो है जलसा इस किस्म का इजलास तलब करें। अगर उनको सियासी ही बनना है और सियासी जमात ही का जो है उन्होंने ताबेदारी करनी है तो फिर गवर्नर के ओहदे को वो जो है जलील न करें। बेहतर है कि गवर्नर साहब जो है वो अपना आइन और कानून के पासदारी करते हुए वो आईनी सरबराह। तो आप खुद इजलास बुला लेना, पेशावर हाई कोर्ट फैसला भी दे चुकी है, तो फिर आप लोग इजलास क्यों नहीं बुलाते? मखसूस इश्यूज़ों पे जिनका हक है उन्हें दे। पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को खारिज किया है। पेशावर हाई कोर्ट को ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारी जो है ब्रूट मेजॉरिटी है और फिर भी हम अपनी जो है वो नशिस्तें नहीं रख सकते या दूसरों में बंदर बांट कर दी जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट का अख्तियार नहीं है। उन्होंने हमारी पिटीशन तकनीकी बुनियादों पर खारिज की है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। देखें, अगर ये तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला नहीं होता, ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कोई हतमी तो नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, सेशन होगा तो हल्फ होगा ना, सेशन ही नहीं हो रहा तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इनको जो है सेशन भी कॉल कर दे और इनको हल्फ भी दे दें। ये तो पेशावर हाई कोर्ट ने ना कहा है ना कह सकती है, कह सकती भी नहीं है। ये आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो ही गवर्नर कॉल करेगा या फिर रिक्विजिशन की जाए, और ना कोई अदालत हुक्म दे सकती है कि सेशन कॉल किया जाए और ना ही उसका अपना कोई सवाबदीदी अख्तियार है गवर्नर का। तो गवर्नर साहब बेहतर है कि अपने जो है एक आइनी मनसब का इतनी तज़हीक न करवाएं, इस गवर्नर के ओहदे की तज़हीक करवाएं। अच्छा, एक तो मेरी बात अखौर साहब जो मेरा था कि आप जिनका हक है उन्हें दें, उससे जाहिर है मॉरली तो ये आपका हक बनता है, लेकिन लीगली चूंकि पेशावर हाईकोर्ट फैसले दे चुकी है तो ये हक फिर उन लोगों का बनता है कि जिनकी मखसूस नशिस्तें बन रही है। दूसरा, अदालत ने कोई ऐसा स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं किया कि भाई आप इजलास नहीं बुला सकते। अब मुझे ये बता दें कि आपके अपने लोग जब एतराफ़ करते हैं कि ये सीटें आपकी यानी कि जो नहीं बनती, इस सेंस में मैं बात करूँ, जब वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारा जो इत्तेहाद था वो गलती थी, तो ज़ाहिर है उसका मतलब तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि गलती इसलिए थी कि आपको सीटें नहीं मिलेगी मखसूस नशिस्तें। जब आपकी अपनी पार्टी के लोग मान रहे हैं, शेर सर मरवत मान रहे हैं, अली जफर साहब मान रहे हैं, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो फिर आपकी पार्टी के पास क्या रह जाता है मखसूस नशिस्तों के बारे से? देखें, अगर तो कामयाब हो जाए, अली जफर ने तो बहस की है, आर्ग्यू किया है, वो कैसे कह सकते हैं? अगर उन्होंने ये कहा कि टीवी शो पे कहा है, इस पे ज़्यादा गौर खौज कर लेना था। मैं तो इस प्रोसेस में रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। 3 हमारे पास ऑप्शंस थी। खान साहब ने कहा जमात इस्लामी नंबर 1 ऑप्शन थी, जो मैंने लियाकत बलोच से बात की, उनकी मजलिस शूरा का जो है इजलास हुआ, उनके अमीर ने इस्तीफ़ा दे रखा था, वो उस पर जो है बहुत सारा वक्त लग गया, उनके साथ बात ना बन सकी। फिर उसके बाद जो है शेरपाव के साथ असद कैसर साहब ने बात की, शेरपाव साहब की जमात का हमारा ऑप्शन था, वो भी ना हो सका। 3 दिन सिर्फ थे। और फिर सुन्नी इत्तेहाद जो है तीसरा ऑप्शन था। तो जाहिर है कि हमारे पास कोई लेकिन शेर मरवत पे क्यों कह रहे हैं कि गलती हो गई थी हमसे, तो फिर वो गलती की बात क्यों कर रहे हैं? समर यार, तुम भी बादशाह हो। मैं कहता हूँ किसी जमात में आप चले जाए चाहते, कोई दुनिया का वकील लेके आ जाते। इन्होंने यही कुछ करना था। आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये मार्जिनलाइज करना था? ये 9 मई के बाद से जो कुछ है, 9 फरवरी में मुंतज हुआ, 9 फरवरी को फॉर्म 47 हुआ और उसके बाद जो है नशिस्तें की गई, और अब सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ होने जा रहा है, आपको कमाल है। खुदा साहब, ये जो बात हो रही है, कुछ तरीके साफ के लोग भी कहते हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी कहती है कि उनके साथ भी आपके मामलात वगैरह कुछ तय पा गए थे, जिसमें 2 शराइत थी कि परवेज़ खट्टक साहब पार्टी का ओहदा छोड़ दें, वो दस्तबरदार हो जाए, उससे वो हो गए। मखसूस नशिस्तें भी उन्होंने विड्रॉ कर ली थी, फिर उनके साथ आपके मामलात आगे क्यों नहीं बढ़े थे? समर अब्बास, यार गद्दारों के साथ करते, तुम बादशाह हो। हमारी सारी पार्टी ने मुस्तरद किया कि जो गद्दारी करके, जो अपना जो है छोड़कर, वो किसी और के जो है बैंड वैगन पर बैठकर जिसने पार्टी को स्टैब किया और जिसने उसमें से जमात बनाई,
ये आईपीपी के साथ या पीपीपी पार्लियामेंटेरियन के साथ हमारी एक भी शख्स जो है उस पर कायल नहीं था कि इस खटक को जो है ये इज़्ज़त दी जाए कि हम उसमें सारे जाके शामिल हो जाएं। बच्चों वाली बातें आप कर रहे हो, सियासी होकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये तो आउट ऑफ। लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ रहनुमाओं के बकौल आप लोगों ने कंसिडर तो किया था इस ऑफर को, इस ऑप्शन को कंसिडर तो आप कर रहे थे, फिर आप कंसिडर ही इस सिरे से करते ही ना इस मामले को। सर मैं बीच में रहा हूँ, आपको किसने कहा है? हमने तो पार्लिमानी पार्टी सारे एमएनएस बैठे थे जिसमें मैं शामिल था। उसको तो जब आई अब बात तो इस तरह धुतकार के बात की गई उसकी कि क्या हम अब गद्दारी का उसको जो है इनाम देंगे कि ये तो इससे तो मर जाना बेहतर। तो बातें ना करें यार, तो ये अंदर की बातें होती हैं, बेहतर है कि इसको आप वैसे ही रहने दें। उनके साथ तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा कोसा साहब, एक लीगल मैटर है, आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर दी हुई है इंतखाबी धांधली की वजह से आप जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बन चुके हुए हैं, एक जो लीगल पोजीशन है, मैं आपसे प्योरली एक लीगल टर्म में बात करना चाह रहा हूं कि जो ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं उन ट्रिब्यूनल्स में जो भी फैसला जिसके हक में या खिलाफ आता है वो अपील लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे पहले ही कैसे ये जुडिशल कमीशन बना के फैसला दे देगी, क्योंकि उसके बाद में एक अपीलेट कोर्ट का रोल भी प्ले करना है। यार ट्राइब्यूनल तो मजाक वाली बात है, अगले 5 साल में ट्राइब्यूनल ने फैसले नहीं करने हैं। आपने भी देखा कि ट्राइब्यूनल में तो वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, वो सिविल प्रोसीजर कोड पूरा अप्लाई होता है। आप पहले 20-22 के ख़िलाफ़ जो है नालिश करेंगे पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन, वो 20-22-25 जो उम्मीदवार हैं जो रिस्पोंडेंट होंगे उनकी तामीलों में साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। फिर वो आएंगे तो जवाब उनका दाखिल होगा, फिर जवाब पर जवाबुल जवाब होगा, फिर उसके बाद तनकीहें वज़ा होंगी, फिर तनकीहें वज़ा होने के बाद फिर शहादतें शुरू होंगी और फिर शहादतों पर जराएँ शुरू होंगी। जरा एक फरीक का फिर ख़त्म होगा तो दूसरा फरीक आएगा, उसके बाद बहसें होंगी। यार क्या कर रहे हो? उसके बाद अपीलें होंगी। ये तो 5 साल भाईजान वैसे ही गुजर जाएंगे। ये ट्राइब्यूनल वाली इतनी बेकार रेमेडी है, बार बार कहते तो हैं, लिख तो दिया, ट्राइब्यूनल बना दिए। अब 500 केसों के लिए लाहौर में, पंजाब के लिए 2 सिर्फ बनाई हैं, लाहौर में 2 जज बिठाए हैं और वो भी एक दिन हफ्ते में बैठेंगे, एक दिन में भी वो भी अपना बाकी जुडिशल काम करने के बाद जो है वो टेकअप करेंगे। तो ये बस ट्राइब्यूनल वाली तो गुस्सा पिटीशन एक बना दी है इन्होंने, जिसके फैसले 5 साल तो नहीं होते, अगला इलेक्शन हो जाता है और फिर वो तो कोसा साहब, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें हैं क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आपको रिलीफ देने के लिए? और आप जब सुप्रीम कोर्ट पे चले ही गए हैं पिटीशन लेकर, आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से भी एक खास राय रही है, तो किस हद तक आप रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पिटीशन में? देखिए काजी फायद ईसा साहब बिल्कुल, आप मैंने तो कहा हम तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे। मैंने उनको मुंह पर लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो फील्ड ही हमारे से छीन लिया है। और मैंने कहा कि जी ये आपका फ़ैसला जो बल्ला हमने से छीन लिया है, आपने हमारी पार्टी को गैर फ़ाल कर दिया है। रात के 11:30 बजे आपने फ़ैसला करके आधा घंटा सिर्फ हमें बाकी स्पेस थी, तो वो तो हमें आपने जो है जिस अंदाज से किया है, ये वो फ़ैसला है जो जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ। मैंने तो कोर्ट के मुँह पर ये बात कही। इसलिए काजी फायद ईसा साहब की अपनी जगह पर जो भी है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हम फ़र्द को नहीं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने ये फैसला करना है, उसमें मंसूर अली शाह साहब दूसरे सीनियर जज हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 फैसला करेंगे आर्टिकल 184(3) की ये पिटीशन जो है काबिल समात है या नहीं है, और उसके बाद जो है फिर 5 जज बनाते हैं, 10 बनाते हैं, जितने बिठाते हैं। देखें रियासत ख़तरे में पड़ी हुई है इस वक्त, पाकिस्तान को जो है गैर महफूज कर दिया गया है। इस इलेक्शन की धांधलियाँ जो 9 मई का शाखसाना है, 9 फरवरी का जो शाखसाना है, और उसके बाद के तसलसल और तवातर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई है, ये अवाम की तज़हीक है। और अवाम तो कोसा साहब, इस लीगल बैटल के अलावा बाकी आप क्या क्या करने जा रहे हैं अपना हक लेने के लिए? जो आप कहते हैं आपका हक आपसे छीना गया है 9 फरवरी को, आज आपकी कोर कमेटी में फैसला भी हुआ है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है तहरीक चलाने की हुकूमत के खिलाफ। तो 30 को आपका पहला जलसा इस्लामाबाद के अंदर है, तो क्या एक तो जमात इस्लामी आपके साथ आ गई है, बाकी पार्टियां भी आपके साथ कौन कौन सी आ रही है? मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में खान साहब ने कहा था कि उन्हें भी दावत दी जाए जलसे में शिरकत के लिए, तो मौलाना साहब भी क्या पीटीआई के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं? देखें, ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि जीडीए, मेरी अब खुद बात हुई है जो है पीर पगाड़ो साहब के साथ, उन्होंने भी जो है किया है। मेरा सफदर अब्बासी से बात हुई है,
हाफिज़ नईमुर रहमान और जो है लियाकत बलोच साहब से भी मेरी जमात इस्लामी वालों से बात हुई है। बिल्कुल सभी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि ये जो फ्रॉड करके ये जो हुकूमत बिठाई गई है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये बंदर बांट जो रियासती ओहदों की गई है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को क्या कमज़ोर करने के मुतरादिफ हो, जो आवाम की यानी इखलाकी तो वैसे ही पहलू नहीं है, लेकिन कानूनी और आइनी पहलू भी नहीं है कि जो हारे हुए लोग हैं आपने उनको बिठा दिया है। हमने वज़ीर आज़म के जो था अपना मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ के, मैंने ख़ुद एतराज़ किया था इसके ये उम्मीदवार बनने लायक नहीं है, क्योंकि अपने हल्के से हारा हुआ शख्स 25 करोड़। तो खोसा साहब ये बताया कि एक तरफ हम सुनते हैं कि भरपूर मुज़ाहमत होगी, साथ ही मुफाहमत भी होती हुई देख रहे होते हैं। अली मीन गंडापुर साहब जो है जब वो मिलते हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब के साथ जाके तस्वीरें बनवाते हैं, बड़े शीर शक्कर होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं बाहर तो यानी जब वो अपने यानी कि उनसे हट के वो बात कर रहे होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू या KP में होते हैं, उनका बयान आता है बड़ा सख्त किस्म का, ये तो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म है। आज भी उन्होंने ये बात की, तो ये है क्या? आप मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुज़ाहमत है क्या आपका? आप बीच में लगता है कि बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आ रही है पार्टी आपकी। नहीं समर देखो, ये एक रियासती ओहदों की मिलाप हो रहा है, सियासी ओहदों का नहीं है, रियासती ओहदों का। एक वज़ीर आला जो है एक डी फैक्टो वज़ीर आज़म से, डी जूरे नहीं है, हम उसे नहीं मानते, लेकिन एक डी जूरे डी फैक्टो वज़ीर आज़म से मिल रहा है, क्योंकि अरबों रुपया जो है महासिल जो वफाक ने देने हैं वो सूबे का इस्तेहकाक है, वो लोगों की तरक्की और तरवीज पर होगी। वो अवामी मंसूबे जो हैं वहाँ जो मुतासर नहीं होने चाहिए। सो सूबे की जो है वो मुहाफ़िज़ एक हमारा अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो वफाक से अपना हक लेने के लिए। खोसा साहब ये बताएं कि खान साहब के बारे से कुछ चमगोइयाँ आजकल फिर से चलना शुरू हो गई हैं कि कोई बैक चैनल राब्ते हुए हैं, कोई मुफाहमत की ऑफ़र वगैरह हो रही है, क्या चल रहा है सर? कोई बातचीत वगैरह हो रही है, ऐसी कोई ऑफ़र आई है फिर से? देखें, खान साहब से मेरी अपनी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं ना मैंने डील करना है और ना मैंने इन चोर लुटेरे डाकों की तरह मुल्क छोड़ के जाना है। मेरा मरना जीना इसी धरती में है और मैं पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की ये जेलें क्यों ना फिराएं। सो खान साहब बड़ा इस पे दो टोक उनका मौक़िफ़ है कि वो इनके साथ जो है डील कोई नहीं करेंगे। बाकी बातचीत तो गुफ्तो शुनीद बिल्कुल होनी चाहिए, और जब तक हमारी गुफ्तो शुनीद यही है कि अवाम के मैंडेट को, जो अवाम का मैंडेट है उसको बहाल कर दो। देखें, लोग हमसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, अब 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया। साहब ये डोनाल्ड लू के वाले से भी कोई बातचीत हुई आज कोर कमेटी के इजलास में कि उस वाले से कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? डोनाल्ड लू का मामला हो या हमारी कांग्रेस की जो हेयरिंग हुई है वहाँ हो, या जो जुलूस वहाँ हड़तालें हुई हैं IMF के उसके सामने, वो सारी जो है सेर हासिल बातें हुई हैं और हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी को कोई हक़ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। और इसलिए जो डोनाल्ड लू का वो बयान था जो वो झूठ पर मबनी था, बाकी बातें उसने इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में ज़रूर की हैं कि उसको जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस तरफ भी तो ज़रा देख लें कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हमने सेनेट के इलेक्शंस पर भी सेर हासिल बात की है और बाई इलेक्शंस की भी हमारी बात हुई है। खान साहब का जो है इंशाल्लाह जल्द आपके में आ जाएंगे, एक विद इन ये आप देख लेंगे जल्द इंशाल्लाह। खान साहब की ये अपीलें जो है वो एक मंतकी नतीजे पर पहुंच चुकी हैं और अपीलों में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, बड़ी वाज़ेह आई वाला मामला आप गोल करके खोसा साहब के विद इन ईयर, विद इन मंथ और विद इन वीक्स, तो ये बताएं कब तक आप उन्हें बाहर आता देख रहे हैं? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। बजट जो आपका आता है ये जून में होता है, उससे बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। खोसा साहब का कहना है कि खान साहब जो हैं वो बजट से पहले उनको एक्सपेक्टेशन है कि वो बाहर आ जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ बिलाखिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, बाकी जमातों से राब्ते हो रहे हैं, तहरीक से हुकूमत निपटेगी कैसे? ब्रेक के बाद बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बड़ा फैसला किया है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों से राब्ते भी शुरू कर दिए। जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ ने अपने साथ मिला लिया है। इस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए JUI को दावत दी जा रही है। हुकूमत इस तहरीक से कैसे निपटेगी बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। खुर्रम दस्तगीर आपने प्रोग्राम की वक्त सबसे पहले तो बताएं कि हुकूमत तो आपकी बन चुकी, लेकिन इस्तेहकाम लगता है कि नहीं आ पाएगा, चूँकि तहरीक इंसाफ ने आज हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुकी है। इस तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब को भी स्टेज शेयर करने की दावत दी जा रही है। खान साहब तो जेल से कह रहे हैं कि 6 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी, रुखसत हो जाएगी। तो कैसे निपटेंगे इस तहरीक से? देखिए, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इस तरह की बढ़कें धरने के दौरान आज से 10 साल पहले भी सुनी थी कि हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, और उसके बाद भी हमने बेशुमार दफ़ा ये बातें सुनी। हमने अप्रैल 2022 से लेकर अपनी मुद्दत की तकमील तक भी ये सारी बातें सुनी। तो ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपनी जगह पर कायम है। जो अपोजिशन है वो तो इस तरह की धमकियां भी और इस तरह के जो ऐलानात है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो तजुर्बा है वो ये कह रहा है कि पहले भी हमने 2013 से 18 के दौरान तमाम तर धरनों के बावजूद, हमलों के बावजूद, मुल्क से दहशतगर्दी का, लोड शेडिंग का, टारगेट किलिंग का, महंगाई का खात्मा किया था। तो इंशाअल्लाह आप फिर करने जा रहे हैं। ये जो अपोजिशन की जमातों का एहतजाज है वो जारी रहेगा, लेकिन उसमें आप देखेंगे। लेकिन खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये बाजू तो आपके आजमाए हुए, आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक और भी आ रहे हैं, वो बाजू जो कि आपकी फ्रंट डिफेंस लाइन हुआ करते थे, यानी मौलाना फजल रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अब फर्क यह है कि PTI के साथ मौलाना फजल रहमान भी शायद शामिल हो इस तहरीक में, तो फर्क तो फिर काफ़ी पड़ जाएगा पहले से और आज वाली तहरीक में। मौलाना से हमारे एक तारीखी न्याज़बंदी है, तो उनके साथ हम एक नई कोशिश करेंगे उनको बात करने की, उनको हुकूमत का हिस्सा बनाने की, और इस बात तक पहुंचने की कि जिस जमात से आपको धांधली की शिकायत हैं उसका नाम तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गया, तहरीके इंसाफ था, तो उनके साथ मिलकर इस किस्म के एहतजाज से पाकिस्तान में फाशिज्म को तकवीयत मिलेगी। लेकिन खुर्रम साहब, फाशिज्म तो वो थी जहाँ पे पुरअमन एहतजाज, जो पुरअमन जो आवाज़ें हों उनको भी आप क्रश कर दें, तो यहाँ तो पुरअमन एहतजाज भी वो करते हैं, उन्हें नहीं करने दिया जाता। तो ये भी तो जमहूरियत नहीं है ना कि आप किसी को एहतजाज ही ना करने दें, अपनी जो उनकी राय है उसका इजहार भी ना करने दें, तो गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन शुरू हो जाएँ, तो ये भी तो सर फाशिज्म तो असल में ये तो जमहूरियत नहीं है किसी सूरत भी जो हो रहा है इनके साथ। मुझे ये तवक्को है कि जो भी इनकी अब वक्त आएगा तो उनको जो पुरअमन एहतजाज करना है उसकी पूरी इजाज़त होगी। फिर मैं दोहराऊंगा, 2013 से 18 के दौरान हर किस्म की इन्होंने तकरीब कारी भी की थी, और अक्टूबर 2016 में तो ये बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह होकर इन्होंने हमला किया था इस्लामाबाद पर। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में जहां जहां इन्होंने एहतजाज करने कहा उन्होंने किया। तो अभी भी वो पॉलिसी है, सिर्फ ये है उसमें जो फर्क आया है वो 9 मई का है कि ये वही लोग हैं जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को, जिन्ना हाउस लाहौर को, GHQ के ऊपर हमलावर, तो ये आग लगा चुके हैं, ये जानवरों को जिंदा जला चुके हैं, ये हमारी दिफाई तंसीबात पर हमलावर हो चुके हैं। तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। सर, आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को तो मना लेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या डयाला जेल के मकीन को भी मनाने की कोशिश कोई की जाएगी? जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने की कोई ऐसी कोशिश हो? खबरें आ भी रही हैं कि शायद कोई दोबारा से ईद से पहले, ईद के बाद कोई राब्ते किए जा रहे हैं। जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबर मुसद्दका नहीं है। और उनसे किस चीज पर मुज़ाकरात होंगे? देखिए, उनके 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह एक दिन मुफाहमत की बात करता है, दूसरा अगले दिन हमें हमारी टांगे तोड़ने की धमकियां देता है, अगला दिन फिर कहते हैं नहीं हम मिलकर चलना चाहते हैं। क्योंकि इनकी तो किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इनके अमल को अगर आप देखेंगे तो अमल तो हमेशा जो है वो फाशिस्ट और तखरीबकारी और धमकियों पर है। गुफ्तगू अच्छी करते हैं। वही बात जो हमने 2 दिन पहले देखी भी है कि एक ऐसी चीज जो साइफर वाला मामला था जिसके ऊपर एक पूरा इन्होंने 9 महीने इस पर गुफ्तगू की,
का हम कोई गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट है। फिर उसी जो साम्राज्य के दरबार में जाकर जो हेयरिंग करवाई है और उस हेयरिंग में फिर एक दफा सुना कि ऐसी कोई साजिश तो थी नहीं। तो झूठ का रिकॉर्ड है, तकरीबकारी का रिकॉर्ड है, लेकिन जमहूरियत है। लेकिन सर उस हेयरिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जाके ये कहना था कि हाँ साजिश ये वो कि उन्होंने जाके एतराफ़ करना था? जाहिर है डोनाल्ड लू ने तो जाके तरदीद ही करनी थी, डाउन प्ले ही करना था सारे मामलात को जाके, जो किया उसने। नहीं, मुझे डोनाल्ड लू की बात पर अचंभा नहीं, मुझे अचंभा इस बात पर है कि जिस साम्राज्य को के खिलाफ ये लोगों की गाड़ियों पर स्टिकर लगवाते थे कि हम कोई गुलाम हैं, उनकी गुलामी करते हुए उनके दरबार में जाकर वहां दरखास्त की कि आप हमारी हेयरिंग करें। डोनाल्ड लू ने जो कहना था वो वही बात की डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने की थी और बार बार की थी। डोनाल्ड लू ने वही बात की जो सफीर साहब जो जिन्होंने वो मरासला लिखा था, उन्होंने अदालत में जाकर ये बात की। तो ये तो आज तक 2 साल गुजरने के बावजूद किसी साजिश के हक में एक सबूत का चीछड़ा भी पेश नहीं कर सके। लेकिन उस पर सर डोनाल्ड लू अगर इतना सच्चा है तो फिर उसने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में शफाफियत नहीं थी, पाकिस्तान के इंतखाबात में जो है बेकायदगियां थी, बड़े पैमाने पे हुई हैं, फिर उसको भी मान ले फिर। जी देखिए, ये वहां से ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। इसराइल के हवारियों से बड़ी फंडिंग लेने वाले लोग जो उनके कांग्रेसमैन हैं वो ऐसी बातें करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में एक आईनी निज़ाम जमहूरियत का मौजूद है, तो लिहाजा जो इश्यूज हैं वो हमने खुद सॉल्व करने हैं। और वो सर कांग्रेस में तो एक ये बात भी हुई थी कि अमेरिकी सफीर को जाके अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई दरखास्त आती है अमेरिकी सफीर की जानिब से तो क्या उन्हें खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी जेल के अंदर? जी नहीं, अमेरिका के कहने पर तो नहीं दी जाएगी। और फिर अगर यही जिन साहब से मुलाकात की बात हो रही है, ये फरमाया करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर अमेरिकी सफीर को हम पाकिस्तान के जो कई लाख कैदी हैं पूरे मुल्क में सब तक रसाई दे देते हैं। जब तक सब तक रसाई नहीं देंगे इनको रसाई भी नहीं दी। अच्छा सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया था पिछले दिनों के जलबाजवा जनरल फैज़ हमीद को असेंबली में बुलाकर उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। बाद में फिर ज़रा गोलमोल हो गए मामला इस वाले से। क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें आया था कि भाई आप इस मामले पे इसको परसू करना छोड़ दें, इससे मजीद बात ना करें? कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई नहीं करना इस चीज़ को, या बुलाया जाएगा? जी देखिए, हम नामों में फंस गए हैं। स्ट्रैटेजी यही होगी कि अपने एलाइज से मुशावरत के बाद ये जो इकदाम 2021 में उस वक्त की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत ने किया था, उसकी ज़रूर बाज पुरस होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आम माफी उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने दी थी और फिर वजीर खारजा ने उसको रिपीट किया था, हम नहीं जानते कितने हजार लोगों को आम माफी देकर वापस लाया गया। लेकिन वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में एक भयानक इजाफा हो चुका है। हम हर रोज अपने शहीद फौजियों के जिस्म उठा रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक ऐसी पॉलिसी है जो चंद साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, महीनों के पहले की बात है। और जो लोग, लेकिन सर ये नाम मैंने या किसी और ने नहीं, आप ही के वजीर दिफा ने लिए। मैं यही कह रहा हूं ना जी कि अगर पार्लिमानी कमेटी एक कानून और आइन के तहत इस सारे मामले की इंक्वायरी करती है तो फिर वो मजाज है जिसको वो चाहें बुला सकते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब तो ये कहते हैं कि उन्हें तसल्सल चाहिए, 3 साल के लिए उन्हें काम की आज़ादी चाहिए विदाउट इंटरफेरेंस। ये साग डार साहब को आज जो काबीना की कमेटी बराए निजकारी है उसका चेयरमैन बना दिया गया है। ये वज़ीर ख़ारजा का क्या ताल्लुक है निजकारी की कमेटी के चेयरमैन बनने से मुतल्लिक़? इसका मतलब है कि फिर वज़ीर ख़ज़ाना को खुली आज़ादी नहीं होगी काम करने की? जी, डार साहब का एक तजुर्बा है, उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म जिस समझते हैं शख्स को, रिगार्डलेस उसका मौजूदा ओहदा क्या है, कि वो किसी काम के करने में मुआवन हो सकते हैं तो उसको शामिल करते हैं, और उन्होंने अपना फैसला किया है। तो वज़ारत ख़ज़ाना तो निजकारी से बराह रास्त उसका हिस्सा भी नहीं है, निजकारी के वज़ीर अलहदा हैं अब्दुल अलीम खान साहब, तो लिहाजा वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कहीं कोई ऐसा इशू होता भी है तो वज़ीर आज़म ऐसे सारे मामलात का हल करने के सर के सदर इलेक्शन आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इंडिपेंडेंट आ रहे हैं लेकिन नून लीग के वोटों से,
अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, लेकिन नून लीग के वोटों से गालिबन वो भी आएंगे। तो आपकी पार्टी में क्या सोच पाई जा रही है कि इतने सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करके, जिनमें आप भी शामिल हैं, ये इंडिपेंडेंट्स को क्यों पार्टी इलेक्ट करवा रही है जिनका नून लीग से माजी में कोई ताल्लुक ही नहीं था? जी, मुल्क को एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म जो कि सदर जमात भी हैं, मुंतखब सदर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने मुल्क को चलाने के लिए जिन अशखास की जरूरत है, उन्होंने उसके ऊपर हम सब लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सोच के मुताबिक एक टीम का इंतखाब किया है जिसको अब वो सेनेट में लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें तो नताइज का इंतजार करना चाहिए कि इससे पहले कि हम खुद इस पर गुफ्तगू कर देंगे क्या होगा और कैसे होगा। और तवक्को यही है कि जिस मेहनत से आगाज किया है उसको जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह कौम के लिए बेहतर नताइज आएंगे। और बेहतर नताइज जो हैं उसका सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि मुल्क में कीमतों में इस्तेहकाम आता है या नहीं। और हम इस बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो बन चुकी है, मुआशी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। IMF प्रोग्राम में हम एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी अवाम को किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा, पाकिस्तानी अवाम को कितना बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। निजकारी भी होगी, अशराफी और ताजरों पर टैक्स भी लगेगा, मईशत को दस्तावेज की शक्ल भी दी जाएगी और सब्सिडीज भी वापस ली जाएंगी। ये वो वादे और इरादे हैं जो नई हुकूमत की नई मुआशी टीम ने किए हैं। क्योंकि इन वादों और इरादों को स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है, लेकिन उर्फ आम में इनको IMF की शराइत या डू मोर के मुतालबे कहा जा सकता है, जो IMF माजी में पाकिस्तान से किए जाने वाले 23वें प्रोग्राम के दौरान भी बताता रहा और गिना भी और जता भी चुका है। अब 24वें मुआहदे से कबल भी इसी तरह के मुतालबे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने नए मुआहदे के लिए मुतालबात की तवील फहरिस्त थमा दी है। कहा जा रहा है कि IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये कर दें और पेट्रोल पर मार्च 2022 में खत्म किया गया 18% GST भी बहाल कर दें। जहाँ हुकूमत को नए मुतालबात पर काम करना होगा, वहाँ माजी में किए गए मुतालबात पर भी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हो या बिजली के वाले से मुख्तलिफ जो है वो रिफॉर्म्स हो, सर्कुलर डेट की कमी के वाले से फैसले हो, जो कि पाकिस्तानी अवाम पे एक पहाड़ बनकर गिरेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग साबिक रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध और निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम का हिस्सा भी रहे हैं। अब वो नून लीग का हिस्सा ज़ाहिर नहीं है। तो ज़ुबैर साहब ये बताएं कि सबसे पहले तो ये जो निजकारी के वाले से फैसले हुए हैं कि भाई निजकारी होनी है, फौरी तौर पर PIA की निजकारी होनी है, देखते हुए कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोटों पर गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है। और निजकारी के वाले से ज़ाहिर जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो ओवरऑल कह रहे हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए कामों के वाले से, लेकिन इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो काबीना की कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन बन चुके हैं आज, और बाकी कमेटियों का भी वो हिस्सा बने कैबिनेट कमेटीज़ का। तो ये कैसे मामला आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कोई आपको पॉसिबल लग रहा है ये हो जाएगा सारा कुछ? समर में पहले IMF के हवाले से ये बात ज़रूर आपके नाज़रीन तक पहुँचाऊँ कि आपने जिक्र किया 24वां है ये मुआहिदा IMF के साथ सन 60 की दहाई में शुरू हुआ था और हर थोड़े सालों के बाद पाकिस्तान दोबारा IMF के पास जाता है। और इसका मतलब ये है कि 24, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 24 दफ़ा कोई मुल्क नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास जो हम जाते रहे हैं और कंसिस्टेंटली जाते रहे हैं, उससे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हुई है, पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर आज हम खड़े हैं, जितने ये तो सब एग्री करते हैं ना कि तबाह हाल है पाकिस्तान, मईशत के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि IMF ने वो फ़ायदा नहीं पहुंचाया हमें जिसके लिए हम गए थे। और इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत और IMF दोनों ने इसको नॉन सीरियस तरीके से लिए। एक लोन हमें मिलता है क्योंकि हमें डॉलर्स की अशद ज़रूरत होती है, हमने
पेमेंट्स करनी होती हैं बाहर, उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। IMF से मुआहदे का मतलब ये है कि एक तो वो डॉलर्स आएंगे, फिर उसके बाद हम जाके बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं, हम जाके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से कर्जे ले सकते हैं। तो कर्जों का जो बोझ है वो तो बढ़ता चला गया है। लेकिन अगर आप कोई चीज देखें कि भाई यही बातें आपको पिछले IMF प्रोग्राम से पहले भी सुनी होंगी कि जी आपको टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, यानी कि बड़ा सिंपल सा है कि जी वो सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको लेके आना पड़ेगा। क्या आज तक लेके आए हैं? नहीं लेके। यानी साहब जो दो पहलू है IMF प्रोग्राम में जाने के, एक पहलू है डॉलर्स का मिलना, दूसरा पहलू होता है रिफॉर्म्स का। हम सिर्फ डॉलर लेने तक हमारा मामला जो है वो महदूद रहता है, रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते ही नहीं है, बस जाते ही नहीं है। और अभी देख लेना, अभी आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करनी होगी, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली इतनी है कि 700-800 बिलियन रुपए सालाना बोझ होता है। वो बोझ किसके ऊपर होता है? अलीट के ऊपर तो नहीं होता, वो तो आम पाकिस्तानी पर होता है जो कर्जे इतने बढ़ गए। इस पर तो आपको निजकारी होती नजर आ रही है सर। ये जो हम बयानात सुन रहे हैं कि भाई निजकारी करनी, फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर पहली मीटिंग निजकारी के ऊपर चेयर की थी, तो क्या आपको लग रहा है ये हो पाएगी? अब तो जितनी मीटिंग्स आपने देखी हैं, के चेयरमैन भी बन गए, साग डार साहब वजीर खारजा साहब बन गए। अच्छा, दो उसमें मसले हैं जो मेरे लिए, जिसमें मैं समझता हूं कि वो चॉइस बहुत ही गलत है और उससे उसकी इंपॉर्टेंस, चाहे आप ज़बानी जितनी भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर दें या फाइनेंस मिनिस्टर लें, लेकिन उसकी सीरियसनेस उससे पता चलती है कि आपने किसको लगाया है एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। अलीम खान को लगाया है, बेहतरीन आदमी है, सियासी ज़ाहिर है बहुत कद है उनका और सबको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उनके पास है, ये दोनों बहुत प्रोफेशनल टेक्निकल चैलेंजेस हैं। ये कोई ये तो नहीं है कि एक गाड़ी खड़ी है और आपने कहा कि खरीदार है आके खरीदार ले ले। आपने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा आपने चैम्बर्स के साथ डील करना है, आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक है, आई मीन द स्टेक होल्डर्स आर और प्रोफेशनल चार्टर्ड सर। वो आ गए ना प्रोफेसर डार साहब, आ गए ना कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में, आ गए ना डार साहब चेयरमैन उसके। लेकिन अच्छा वो एक अलग है जो आपने पॉइंट आउट किया कि वो वजीर खारजा को उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आई मीन दैट इसका मतलब ये कितनी बुरी खिचड़ी बनेगी। और जो बिफ्ता इस्माइल को कंसर्न था कि उसकी जॉब, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो डार साहब अंडरमाइन करते थे। अंडरमाइन ऐसे नहीं करते थे कि जी वो ज़बरदस्ती को ख़राब करते थे, लेकिन वो लोगों ने लिखना शुरू कर देते थे, फैसले वहाँ से लंदन से कहलवाते थे कि इतनी बिजली ना बढ़ाएं या इतनी पेट्रोल ना बढ़ाएं एंड सो ऑन। तो वो अगर फिर वही औरंगजेब साहब को तो अभी तजर्बा भी नहीं है, मिफ्ता इस्माइल तो सियासी आदमी थे और उनको पता था, ब्यूरोक्रेसी से काम कर चुके थे। अब औरंगजेब के लिए अगर इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि ये उनको जो है टफ टाइम देने के लिए डार साहब को यहाँ लाया गया है? नहीं, देखा ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर को समझना चाहिए कि किसी को फ्री हैंड देना जरूरी है। एक तो वो मान भी रहे, हर प्राइम में बरमला इज़हार करते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए काम करने के वाले से, मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे 3 साल का टाइम चाहिए। और डार साहब को बिल्कुल इससे बिल्कुल दूर रखना चाहिए। वजीर खारजा की पोजीशन इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होती है और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत मसाइल हैं, वो उन पर फोकस करें, उनको हल करें। तो उनका ये काबीना की कमेटी में बैठना या आउटसोर्स ऑफ एयरपोर्ट के वो मीटिंग को चेयर करना, ये दिस विल बी, आई डोंट वांट टू से, बट इट विल बी अ डिजास्टर। वैसे जो हमारी वज़ीर ख़ज़ाना की चॉइस है ये कैसी है? डार साहब को नहीं लगाया गया और मोहम्मद औरंगजेब साहब को तरजीह दी गई उनके ऊपर, ये कैसे फैसला है? बाय द वे ये फैसला, इसके देखें जी 2 रीज़न है। एक तो ये अनथिंकेबल था कि PMLN की हुकूमत आए और डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। ये कोई क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकता था आज से 2 साल पहले कि जी कौन होगा वजीर ख़जाना अगर PMLN की हुकूमत। ये पूछना ही एक बहुत ब्लेसमी थी, ये पूछना बहुत मतलब सजा आपको मिल सकती थी। लेकिन आप देखें कि ये हो गया है और इसकी सबसे बड़ी जिस तरह कोई बड़े ओहदे वजारत उज़्मा या वजारत आला जो है वो शरीफ फैमिली से बाहर किसी के बारे में सोचना जो है वो अनथिंकेबल था, तो डार साहब का भी वजीर खजाना के अलावा किसी और पोर्टफोलियो पर सोचना अनथिंकेबल था। एब्सोल्युटली अनथिंकेबल था, बट इट हैज हैपेंड एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। वो 16 महीने की जो परफॉर्मेंस है ना समर, वो इतनी खराब है, पाकिस्तान की तारीख में इससे खराब किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं रही। और वो इंडिकेटर्स बताते हैं, आप महंगाई की सूरत हाल देखते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद तरीन पाकिस्तान की तारीख में 30-35% अगर इन्फ्लेशन होगी और ग्रोथ नेगेटिव होगी तो लोगों का तो भुरता निकल गया। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि पिछले 2 साल में जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं वो तकरीबन 2 करोड़ इजाफा हुआ है।
अभी आप खुद सोचें कि अगर 2 करोड़ का इजाफा हुआ है और तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है इस वक्त अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और ये उस पॉलिसीज की वजह से है जो 16 महीने में की गई। तो अभी अगर आप उनको वजीर खजाना, मैं जानता हूँ बिजनेसमैन जो कराची के टॉप बिजनेसमैन है, दे वेंट एंड प्लीडेड कि जी खुदा के लिए आप डार साहब को ना लगाएं। तो इस वजह से डार साहब को लगाने का इतना मुश्किल हो गया था। लेकिन व्हाट अ चॉइस देन कि उनको फिर भी बजाय कि अगर कोई मेरे जैसा होता 16 महीने में ऐसी परफॉर्मेंस, तो मुझे तो कभी करीब भी ना आने देते इस्लामाबाद के। उनको इतनी प्राइज पोजीशन वजीर खारजा की तो बहुत प्राइज पोजीशन है। इट मे नॉट बी टू द लाइकिंग ऑफ डार साहब, बट ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें प्योरली, ज़ाहिर एक जब हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो कंडीशनलिटीज़ बड़ी सख्त होती है और अभी से उन्होंने बतानी शुरू कर दी है कि बड़ी सख्त शराइतें, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। तो अवाम के लिए अगला 1 साल आपको कैसा लग रहा है? अवाम के देखें ना, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मायूसी है। वो तो ये कहेंगे यार 2 साल पहले जब आप आए थे तो आपने यही कहा कि हमें पेट्रोल 1 दफ़ा नहीं 30 रुपये बढ़ाना, 2 दफ़ा नहीं बढ़ाना, 3 दफ़ा बढ़ाना है, और 100 रुपये 1.5 महीने में आपने बढ़ा दिया था। बिजली के नर्क आपने बढ़ा के, गैस बढ़ा के और तबाह कर दिया। अब आप कह रहे हैं एक नया साइकिल शुरू होगा। सो इसका मतलब वो 2 साल ज़ाया हो गए ना। अगर वो 2 साल ज़ाया किए गए, अगर उस वक्त आप इलेक्शंस में जाते और 5 साल के पीरियड का वो फर्स्ट 2 इयर्स होते तो आप रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर लेते। सो आज अगर वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं तो अवाम के लिए तो बहुत मुश्किल वक्त होगा। मेरे लिए देखे ना, अवाम को कन्विंस कैसे आप करेंगे कि 24वां अवाम इतनी मुश्किल में जब होंगे, अवाम जब इतनी मुश्किल में होंगे ज़ुबैर साहब, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया है। तो वो तहरीक के लिए फिर आप समझते हैं कि ये एक फिट एनवायरनमेंट होगा पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ा फर्टाइल किस्म का एक माहौल होगा? मेरा ख्याल है बातचीत इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर उनकी तहरीक, जाहिर सी बात है कोई अच्छी बात तो नहीं होगी तहरीक चल रही होगी और उसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी आप एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान में आएगा और इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आए, तो नहीं होगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि उनके साथ बातचीत करके जो उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं इलेक्शन के हवाले से, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ अगर आप बिल्कुल ढीठ कहेंगे नहीं जी हम मानते ही नहीं, आप ट्राइब्यूनल चले जाएं। ट्राइब्यूनल क्यों चले जाएं भाई? अगर आप फॉर्म 45 का ऐड करें और वो फॉर्म 47 से नहीं मिलता तो तहरीक आगे इस्लामाबाद के बॉर्डर पे बैठता जाए, वो मुतालबा को मानते ही नहीं है, तब तक अकड़ होती है। फिर बाद में कहते हैं बात भी कर लेते हैं, कमीशन भी बता देते हैं। एक डिफरेंस देखे ना समर, एक डिफरेंस होता है ना। एक डिफरेंस ये है कि जी इस दफ़ा अगर जो कंसर्न्स हैं वो ये ओवर राइटिंग उन हलकों में क्यों है फॉर्म 45 जो अपलोड किए हैं, जो पंजाब में है ज्यादातर या कराची में। मेरे प्राइम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्राइम अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन आज के शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।